हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये 8th वीडियो लेक्चर है रीट मेंस की मैथ्स का, जिसमें हम आज मेंसुरेशन का पार्ट 2 है 3D शेप्स करने वाले हैं, जिसमें हम उसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर देखना। इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में और 3D शेप्स का क्या होता है, हम वॉल्यूम निकालते हैं। देखो, पहले भी बताया था 2D शेप्स क्या होते हैं, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। 3D शेप्स में एक और फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, जिसकी ऊंचाई होती है। तो 3D का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन फिगर्स। वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना स्पेस, जगह घेरी जा रही है, वो उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम हम देखो, इसमें 6 फिगर्स हम पढ़ने वाले हैं। पहले अपन पढ़ते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। बाद में अपन पढ़ेंगे स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन। ठीक है। क्यूब क्या होता है भाई? क्यूब का एग्जांपल बताओ। हम डेली लाइफ में हमारे देखते हैं, रूबिक्स क्यूब होता है, आइस क्यूब होता है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। कोई क्यूबिकल बॉक्स ही हो गया, वो क्यूब का एग्जांपल हो गया। क्यूबॉइड में हमारा बुक, ज्योमेट्री बॉक्स, ये पीछे इतने सारे आपको डिब्बे दिख रहे होंगे, ये सारे क्यूबॉइडल बॉक्स हैं। सिलेंडर, जो मम्मी का बेलन होता है, जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, वो भी सिलेंडर का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इसके वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल, ये सब अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा। वॉल्यूम ए क्यूब होता है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखो, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ये ऊपर वाला, इधर ये साइड वाला, दूसरी साइड वाला, नीचे वाला, और उसके पीछे जो दिख रहा है और आगे जो दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस का इंडिविजुअल अगर अपन एरिया निकालते हैं, जैसे ये जो मैंने फेस अभी बनाया, इसका एरिया निकालोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर फेस है ना? सॉरी, रेक्टेंगुलर क्या, स्क्वायर फेस है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो इसका एरिया आया ए स्क्वायर। ऐसे ही 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका 6a स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर का जो सीलिंग है और नीचे जो फर्श है, वो हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हो, उसको मान लो एक तरीके से क्यूबिकल रूम है, उसके 6 फेसेस हैं, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। तो उसमें अगर आप ऊपर और नीचे का जो फेस है वो हटा दो, तो 4 दीवारें बचेगी चारों कोनों की, है ना? तो उसका अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। और अगर आपको उसका डायगोनल निकालना हो, क्यूब का अगर आपको डायगोनल कैलकुलेट करना हो, तो कैसे करोगे? √3a। ठीक है, √3a कैसे आया भाई? नॉर्मल आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हो यूज़ इसका। कैसे करोगे बताओ? देखो, ये जो अपनी साइड है, ये क्या है? ए है ना? इसका अगर अपन यहाँ पर ये डायगोनल निकाल दें, ये जो दोनों फेसेस हैं ये ए दे रखे हैं, और अगर हम इसका ये डायगोनल जो पर्पल वाला है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा? √2a। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला बताया था, √2a। अब ये पर्पल वाला √2a आ गया है, ये वाला a है, तो बताओ ये वाला जो इस क्यूब का डायगोनल बनेगा, ये कितना बनेगा, है ना? तो ये √2a, मतलब इससे ऐसा ट्राइंगल मान लो इसको, √2a, और इधर क्या बचा हमारा? a बचा, और ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, और बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कितना हो जाएगा? √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a√3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3a लिखो, a√3 लिखो, बात एक ही है। तो ये क्यूब का इस तरीके से हम डायगोनल निकाल सकते हैं। सिंपल। पहले अपन ने स्क्वायर फेस लिया, स्क्वायर फेस में यहाँ वाला डायगोनल निकाला, इस वाले डायगोनल को फिर ये वाला डायगोनल उससे हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यूबॉइड में।
क्यूबॉइड में अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे LBH। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2LB + BH + HL। कैसे, इसका इंडिविजुअल फेस लोगे आप, ये वाला फेस लिया, इसका एरिया क्या होगा इस नीचे वाले फेस का, LB। सेम एज इट इज़ ऊपर वाले फेस का एरिया क्या होगा, LB। इधर वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, उसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा, ये तो हो गया इसका बेस और ये इसकी हाइट, तो ये वाले फेस का एरिया BH और इधर वाले फेस का एरिया भी क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। उसके बाद ऊपर और नीचे का बचा, सॉरी आगे और पीछे का बचा, ऊपर और नीचे का तो LB आ गया, राइट और लेफ्ट का BH आ गया। फिर आगे वाला एरिया बचा और वो पीछे वाला जो एरिया दिख रहा है ना, वो वाला पीछे वाला एरिया बचा, तो क्या हो जाएगा इसका HL और उधर भी HL। ठीक है, तो LB 2 बार आ रहा है, LB 2 बार आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद BH जो है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ BH 2 बार आ रहा है, HL तो यहाँ इसको HL 2 बार आ गया। ठीक है, तो ऐसा करके इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हमने लिख दिया। आई होप वॉल्यूम समझ आया होगा, टोटल सरफेस एरिया समझ आया होगा। इसमें सेम क्यूबॉइड में अगर अपन ये जो टॉप वाला हिस्सा है इसका एरिया इंक्लूड ना करें और ये जो बॉटम वाला हिस्सा है इसका एरिया इंक्लूड अगर अपन ना करें तो 4 दीवारें रह जाएगी, इधर इधर आगे और पीछे, तो ऐसे 4 दीवारें रह जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम आगे और पीछे का कैलकुलेट ना करें तो आगे वाले हिस्से का एरिया क्या था, HL, तो 2HL गायब हो गया हमारा, है ना, ये HL वाला जो था गायब हो गया, केवल क्या रह गया 2LB + 2BH। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, लेट मी सी। हाँ देखो गड़बड़ क्या हुई, थोड़ा मैंने यहाँ गलत लिख दिया। देखो ऊपर वाला हिस्सा जो गायब होगा और नीचे वाला जो हिस्सा गायब होगा तो HL गायब नहीं हो रहा है, HL तो आगे वाले हिस्से का एरिया था ना, ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये वाला, ये HL है। नीचे वाला क्या है, L × B, ये B है और ये L है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नीचे और ऊपर का एरिया आ रहा है, तो 2LB गायब हुआ है हमारा। ठीक है, HL गायब नहीं हुआ, तो LB की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2BH + यहाँ 2HL, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2H कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, L + B बचा, तो 2H L + B, ये सेम एज इट इज़ आ गया, सिंपल। तो ऐसे हमने इसका फॉर्मूला डिराइव करा। सेम इसका अगर हमें डायगोनल निकालना हो, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस का डायगोनल आने के बाद नॉर्मल हम फिर इस वाले ट्रायंगल, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, उससे इसका डायगोनल निकालेंगे, उसके बाद अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद ये वाला हाइपोटेनियस निकालेंगे, सिंपल। तो ऐसे हमारा इसका डायगोनल आ जाएगा √L² + B² + H²। सिंपल, आई होप आपको समझ आया होगा। सिलेंडर में देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर पेपर लेते हैं अपन, उसको रोल कर देते हैं तो सिलेंडर बन जाता है, उसका वॉल्यूम क्या निकलता है, πr² H आता है। अगर उसका टोटल सरफेस एरिया, पहले अपन देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, है ना। जैसे जो क्यूब और क्यूबॉइड थे इसमें टोटल सरफेस एरिया यानी पूरा कवर कर लेना, लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 दीवारों का एरिया। जो कर्व्ड सॉलिड्स फिगर्स होते हैं उसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है जो पूरा कवर कर देता है, और CS है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कि कर्व पार्ट कितना है वो CS से होता है। तो सिलेंडर में देखा जाए तो ये जो ऐसे घूम रहा है ये पूरा रोल वाला पार्ट कर्व पार्ट है, ऊपर और नीचे तो फ्लैट है, फ्लैट सरफेस है सर्कल वाली, जो कर्व है वो केवल इतना सही है, तो वो कितना है, 2πRH। ये पूरा जो आपका कर्व सरफेस एरिया है ना, ये पूरा ऐसे घूम के जा रहा है, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया। अगर ऊपर वाला पार्ट भी इसमें कवर कर लें, नीचे वाला भी कवर कर लें सर्कल वाला, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो CA से इसका होता है 2πRH। और अगर ऊपर एक और ढक्कन लगा दें, सर्कल लगा दें, नीचे भी एक और सर्कल लगा दें, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², और 2 सर्कल आ गए तो 2πr²,
तो 2πr/h में 2πr² ऐड करने पर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2πr, तो 2πr यहाँ लिख दिया, अंदर क्या बचा, h+r। तो ऐसा करके सारे फार्मूलाज जो है हमारे डिराइव हुए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 42 क्यूब्स दे रखे हैं, हर की साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूबॉइड। उन सभी को चिपका कर हमने क्या बनाया, एक सॉलिड क्यूबॉइड बना दिया। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 18 सेंटीमीटर दैन इट्स हाइट विल बी। अब क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कंफ्यूज हो गए होगे, बट नॉर्मल सुनो। देखो, मान लो एक शुगर का दाना है ना, चीनी होती है ना अपने घर में, शक्कर, तो उसका एक शुगर पीस कितना छोटा सा होता है, बारीक सा होता है। तो एक शुगर क्रिस्टल है मान लो अपने पास, उसका अपन को वॉल्यूम दे रखा है, कुछ भी मान लो x दे रखा है ना। एक चीनी है, एक चीनी का दाना है, उसका वॉल्यूम अपन को x दे रखा है। फिर अपने पास एक बड़ा सा डिब्बा है जिसमें अपन 100 चीनी के दाने भर सकते हैं। इतना बड़ा डिब्बा है कि अपन 100 चीनी के दाने ही उसमें भर सकते हैं। उससे ज़्यादा एक सिंगल उससे ज़्यादा क्रिस्टल नहीं आएगा उसमें। तो अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरा चीनी का दाना था उसका वॉल्यूम था x, तो अगर 100 को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, आप मुझे बताना कि इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बड़ा वाला वो जो डिब्बा था जिसमें केवल 100 चीनी के दाने आएंगे, उसका वॉल्यूम आएगा या नहीं आएगा। सिंपल है, आ जाएगा। कोई एक छोटी चीज़ है और ऐसी बहुत सारी छोटी चीज़ आप एक बड़े किसी कंटेनर में भर रहे हो, तो एक छोटी चीज़ का वॉल्यूम और जितनी वो चीज़ें इस कंटेनर के अंदर आई उसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 100 इंटू एक्स, 100 इंटू दिस छोटा वाला पार्ट, तो ये पूरे बड़े कंटेनर का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने अभी जो बताया है ये वाला कंसेप्ट। तो अभी हमने क्या सीखा, इतनी सी बात सीखी कि मान लो कोई छोटी सी चीज़ दे रखी है, स्मॉल, है ना। स्मॉल वाले का वॉल्यूम अगर अपन को गिवन है और वो कितनी चीज़ें हैं, मान लो n है। अगर अपन ने 100 चीनी के दाने लिए तो 100 है, n यानी 100, और स्मॉल वॉल्यूम यानी एक का वॉल्यूम कितना है, इसके बराबर अपन बिग बड़े वाले का वॉल्यूम लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो बड़े वाले का वॉल्यूम आ जाएगा ना, कि उसमें 100 दाने ही आ पा रहे थे, तो 100 दाने इंटू एक दाने का वॉल्यूम इक्वल्स टू टोटल बड़ा वाला वॉल्यूम। ठीक है, ये इतनी बात समझ आने के बाद अगर अपन को n कैलकुलेट करने का कोई बोले तो अपन कैसे करेंगे, बिग वॉल्यूम अपॉन में स्मॉल वाले का वॉल्यूम। इतनी बात समझ आ गई, बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। तो ये जब भी अपन करते हैं बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम, हमेशा अपन को क्या मिलता है कि वो नंबर ऑफ़ चीज़ें या वो नंबर ऑफ़ क्रिस्टल कितने थे। तो सेम कंसेप्ट हमारे यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमने ऊपर क्या लिखा था, बड़े वाले का वॉल्यूम, नीचे क्या लिखा था, छोटे वाले का वॉल्यूम। तो बड़ा वाला क्या है, हमने एक छोटा सा क्यूब का पीस लिया और ऐसे बहुत सारे 42 पीसेस लेकर एक क्यूबॉइड बना दिया। तो बड़ा वाला क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऊपर, नीचे एक सिंगल क्यूब का वॉल्यूम कितना था वो नीचे, और बराबर टोटल कितने क्यूब के पीस थे, 42। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH होता है, वो हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, एक क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अगर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है तो आप मुझे बताना उसका वॉल्यूम कितना होगा। क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A क्यूब, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1 का क्यूब, दैट इज़ 1। तो अपॉन में 1 लिखोगे जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो LBH बराबर 42 आ गया अपने पास। और H बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, देन कैलकुलेट इट्स हाइट, तो हाइट को इधर रहने दिया, बाकी 42 अपॉन LB उधर भेज दिया अपन ने।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ो, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 18 सेंटीमीटर। ये जो अपन को क्यूबॉइड दे रखा है, इसके बेस का बेस का पेरीमीटर अपन को गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यहाँ रेक्टेंगल कैसे आ गया? क्योंकि ये क्यूबॉइड है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। वो अपन को कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 18 सेंटीमीटर, 18 के बराबर दे रखा है। तो एल प्लस बी हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 2 से इस 18 को हमने कट कर दिया, सिंपल। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। एल प्लस बी अपना कितना आ गया? 9 आ गया। अब एल और बी को जोड़ने पर 9 आ रहा है, और आप खुद देखो एल बी एच को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। तो मतलब कोई एल और बी कोई फिक्स नंबर होंगे, कुछ ऐसा पॉइंट में तो नहीं आ रहा होगा कि उससे 9 बन जावे। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 42 आ रहा है। तो मतलब एल और बी अपन को कुछ इस तरीके से लेने हैं कि वो 42 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, है ना। 42 को क्या करे? एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ये हमें कैसे पता लगा? एल बी एच को पूरे को मल्टीप्लाई करने पर 42 आ रहा है। अगर इसमें से थोड़ा भी कोई कुछ पॉइंट में होता, फ्रैक्शन में होता, तो ये चीज़ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, मतलब इन तीनों जो संख्या है वो तीनों इसको क्या कर रही है? एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 इंटू 6, 12 की टेबल में तो नहीं आता ये, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? 2 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। मान लो मैंने एल बी एच ये लिख दिया, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42। तो ये तीनों जो है इंडिविजुअली देखा जाए तो इस 42 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है। बस वही सेम चीज़ बोला है, तीनों तो डिवाइड कर ही रही है, और इनमें से किसी दो का अगर अपन मल्टीप्लिकेशन भी करें तो वो भी उसको एग्जैक्टली डिवाइड करनी चाहिए, है ना। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने ये देखा कि एल प्लस बी का सम करने पर 9 आ रहा है, और एल और बी की संख्या कुछ ऐसी लेनी है कि वो 42 को डिवाइड कर सके। तो हमने उस हिसाब से क्या कर दिया? पेयर बना दिया। पेयर हमने किस किस का बना दिया? अब 9 कैसे आ सकता है दो चीज़ों को ऐड करने पर? या तो 1 प्लस 8 करें, या अपन क्या कर सकते हैं? 2 प्लस 7 कर सकते हैं, या 4 प्लस 5 कर सकते हैं, या 3 प्लस 6 कर सकते हैं। तो इनको प्लस करने पर सभी को 9 आ रहा है, पर इन दोनों को एल और बी को मल्टीप्लाई करने पर 42 डिवाइड भी होना चाहिए एग्जैक्टली। तो 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 दैट इज़ 8। तो 42 डिवाइड बाई 8, तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना? 7 प्लस 2 क्या? 7 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि ये एल है और ये बी है, और यहाँ पे 42 अपॉन एल बी है, 42 अपॉन एल इंटू बी। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और इधर प्लस में है, ठीक है। तो 7 इंटू 2 14, 14 जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है। तो मतलब हमारे इसकी वैल्यू क्या होगी एल और बी की? 2 और 7। 2 और 7 वैल्यू हो गई। 2 और 7 को यहाँ पर रखा, एग्जैक्टली डिवाइड करने पर ये चीज़ हमारे किसके बराबर थी? h के बराबर थी। तो हाइट हमारी क्या आ गई? 3 आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व करा है। डेफिनेटली h हमारा इसका क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। 42 और 14 को कट करने पर 3 आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल हमने इसको कैसे सॉल्व किया? होप यू क्लियर दैट। ये वाला जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड टफ नहीं है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है जो एकदम सीधा हो, ऐसा यूँ टेढ़ा मेढ़ा यूँ कुछ करके नहीं बना हो। राइट सर्कुलर यानी ऐसे 90 डिग्री एंगल यूँ बन रहा हो, ठीक है, वो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है, यानी इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है, डैट इज़ 2πr कितनी? 528 गिवन है। इट्स हाइट इज़ 2 मीटर। उसकी हाइट हमें क्या गिवन है? 2 मीटर गिवन है, दिस वन, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ πr स्क्वायर, h कितना होगा?
तो यहाँ से पहले तो आप आर कैलकुलेट कर लोगे दिस, और इस आर को जब यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के पूरा आर सॉल्व करो, क्योंकि ये आर को जब यहाँ रखोगे तब एक पाई से एक पाई कैंसिल होना ही है, ठीक है। फिर ये जो स्क्वायर है, फिर नीचे एक पाई बचेगा, देन उसकी वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करना, एंड देन मुझे बताना कि इसका वॉल्यूम आपके क्या आता है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, एंड देन अपन आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। कोन का एग्जाम्पल जैसे अपने बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम का कोन हो गया, है ना। तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला पार्ट जो पूरा ऐसा कोन बन रखा है ना, ये वाला। तो पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया में हमें ये बेस का स्क्वायर सर्कल का भी अपन को एरिया चाहिए होगा, तो अपन ने इसमें पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर, तो अंदर क्या बचा? एल प्लस आर। ओके, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम क्या होगा? जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का जस्ट 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कोन का फॉर्मूला, जहाँ पर एल क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट यानी तिरछी वाली जो हाइट है ना, एक तो नॉर्मल हाइट क्या होती है? जो एल्टीट्यूड वाली होती है, जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। मैंने बताया था एल्टीट्यूड वाली हाइट क्या होता है, पिछली वाली ट्राइंगल में भी बताया था एल्टीट्यूड क्या होता है। जो एकदम सीधी रेखा है वो हमारी हाइट कहलाती है। स्लैंट हाइट यानी तिरछी रेखा, तिरछी हाइट जो है वो हमारी एल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये तिरछी वाली साइड, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। और इस एल की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू एल का स्क्वायर, और एल निकालना हो तो इसका स्क्वायर हट के अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गॉट इट। तो ये तो हमारा कौन था। स्फीयर का अगर अपन देखें तो स्फीयर में एग्जांपल बॉल बनाई रखी है मैंने, बॉल ये थोड़ा मैंने ऐसा बना रखा है, ठीक है। साइड में मैंने देखा इसकी शेडो बन रही है, तो आप समझेंगे ये सॉलिड फिगर है, सर्कल नहीं है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 4πr स्क्वायर। अब देखो इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम है, क्योंकि स्फीयर में जो है कोई फ्लैट सरफेस ही नहीं है, तो वही जो कर्व सरफेस एरिया है वही उसका क्या है? टोटल सरफेस एरिया भी है। तो 4πr स्क्वायर हो गया दोनों इसके, और वॉल्यूम क्या हो गया इसका? 4/3πr क्यूब। हेमीस्फीयर का देखोगे जो जस्ट आधा हो जाएगा किसका? स्फीयर का आधा एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये ऊपर ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया है इसका, तो जस्ट आधा होके 4πr स्क्वायर का 2πr स्क्वायर हो जाएगा। पर अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, पूरा एरिया की बात की जाए, तो उसमें ये बेस वाले सर्कल का एरिया भी तो ऐड होगा। बेस वाले सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना बन गया? 3πr स्क्वायर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम जस्ट स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 2/3πr क्यूब। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। ये हमारे 3D शेप्स थे जिनके मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको पढ़ाए। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, देन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन में लिखा है, ये आपके रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर। कॉनिकल टेंट यानी कोन वाला शेप है, दिस वन शेप कॉनिकल शेप होता है ना। ये इसकी बीच की रेडियस, ये इसकी हाइट। ओके, 10 मीटर हाई मतलब 10 मीटर उसकी ऊंचाई दे रखी है। एच अपन को क्या दे रखा है? 10 ऑलरेडी गिवन है, इज़ 44 मीटर। 44 मीटर क्या दे रखा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। ये जो हमारा बेस है, इस बेस की सर्कमफ्रेंस दे रखी है, यानी 2πr बराबर दे रखा है हमको किसके?
44 के। यही बात हुई। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो टेंट बनाने के लिए अपन को कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा। तो टेंट जब भी अपन बनाते हैं ऐसे पूरा उसको ढक देते हैं, नीचे थोड़ी अपन टेंट लगाते हैं, नीचे उसका कपड़ा यूज़ ही नहीं होता है। तो कुल मिला के इन्होंने हमें ये नहीं बोला है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, कुछ नहीं बोला है। पर आपको इसकी लैंग्वेज से पता करना है कि क्या आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। कितना कपड़ा काम में लिया गया उस टेंट को बनाने के लिए, उस तंबू को बनाने के लिए। तो कपड़ा यूज़ में लिया गया तो उसके कर्व सरफेस एरिया में यूज़ लिया जाएगा। बॉटम में तो अपन कपड़ा यूज़ ही नहीं करते हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली हमने क्या पता कर लिया, हमें इसका सी एस से निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो कि क्या होता है पाई आर एल। उसके लिए अपन को पाई आर और एल चाहिए। ओके, तो पाई आर की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से आ सकती है पाई आर की वैल्यू। वो क्या हो गई 22 हो गई। तो पाई आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई 22 हो गई। फिर हमें क्या चाहिए, एल भी चाहिए। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये चीज़ नहीं निकालनी होती, एल ऑलरेडी गिवन होता, तो अपन पाई आर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के यहाँ पर एल मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर चूंकि यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके एल की वैल्यू निकालनी है, तो अपन को इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पाई आर बराबर अपना कितना आया था 22 आया था। पाई क्या होता है 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। तो 22 से 22 कट हो गया, आर की वैल्यू अपने क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब आर यहाँ पर रख देंगे हम 7। 7 का स्क्वायर 49। एच हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है। 10 का स्क्वायर 100। ये कितना बन गया 149 हमारा बन चुका है। 149 का भी स्क्वायर रूट। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो कुछ पॉइंट में आएगा। तो कैसे निकाल सकते हो, इसकी क्या ट्रिक होती है। देखो हमें पता है 144 का एग्जैक्ट क्या होता है 12 होता है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है पॉइंट निकालने की देखना। 144 एग्जैक्ट होता है किसका 12 का होता है। ये संख्या उससे कितनी ज़्यादा है 5। केवल 5 ऐड कर दें तो उससे ज़्यादा है। सॉरी वो कुछ काम आ गया था। कहाँ थे अपन, अपने आया था अंडर रूट में 149 आया था। ठीक है, तो इसका क्या बता रही थी मैंने, कहाँ तक बता दिया था, चलो स्टार्टिंग से बता देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये किसका होता है एग्जैक्टली 12 का होता है। मतलब एग्जैक्टली 144 किसका होता है अपन को पता है 12 का होता है, पर ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो अपन को पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट में निकालेंगे अपन, तो अपन को क्या करना है, इसमें कितना ऐड करना है 5 ऐड करना है, क्योंकि ये कितना ज़्यादा है इससे +5 ज़्यादा है। अपॉन में क्या लिखोगे, इसका जस्ट डबल करके यहाँ लिख दोगे। किसका डबल 12 का जस्ट डबल करके यहाँ लिख दिया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ गया, ये 2 टाइम्स आ गया है ना। कितना आ गया ये 0.2 टाइम्स समथिंग चला जाएगा। इसमें बस सिंपली ऐड करके लिख दो 12.2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब 12.2 जो आया है वो हमारा एल है। हमें क्या निकालना था पाई आर एल, जो हमारा सी एस से है वो निकालना है अपन को। तो पाई आर की वैल्यू 22 थी, 22 इंटू 12.2। इसको सॉल्व करने पर अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो 0.2 को एक बार अपन हटा भी दें, केवल 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आसपास ही होगा उस पॉइंट के, क्योंकि केवल 0.2 है। तो नॉर्मल अपन 22 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12 2 सा 24, 12 यहाँ 24, 264 से हल्का सा थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये अपन को यहाँ दिख रहा है ये 268.5। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर अपन ये 0.2 भी ले लेते तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता अपने। तो ऑप्शन सी इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कि बिना पॉइंट को एग्जैक्टली सॉल्व किए अपन केवल ऑप्शन देख के फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अभी तक देखा जाए रीट मेंस में आपका एलजेब्रा का पार्ट हो गया है, नंबर सिस्टम हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स मैंने करा ही दिया था, उसके बाद अभी मेंजुरेशन वाला टॉपिक कराया मैंने,
तो ये पार्ट आपका मेन पॉलिनोमियल, अलजेब्रा ये सब कवर हो गया है। केवल 2 टॉपिक मतलब रहते हैं। एक तो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है जिसमें प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, और एक पोर्शन है ज्योमेट्री वाला, तो जिसमें अपन एंगल्स, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी ये सब पढ़ेंगे। केवल 2 टॉपिक आपके हार्डली रह रहे हैं, मतलब 2 पोर्शन रह रहे हैं, तो उनको भी अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? और हेल्प करना मेरी कि मैं जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।